चर्चा कर रहे हैं यूक्रेन का इशू है ना, यूक्रेन का मुद्दा। इसमें रूस ने आके क्या स्ट्रेटजी बनाया है, अगर रूस ने क्या सोच समझकर अटैक किया यूक्रेन पर, तो कारण तो कुछ रहा होगा। तो थोड़ा सा इसके हम लोग इतिहास में जाते हैं। सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद पूरा विश्व दो भागों में बट गया। एक तरफ अमेरिका के नेतृत्व में अमेरिका और पश्चिमी यूरोप, और दूसरी तरफ यूएसएसआर, ठीक है, यूएसएसआर प्लस जो पूर्वी यूरोप के कंट्री थे ये, ठीक है। और इन दोनों के बीच शीत युद्ध प्रारंभ हुआ। आप लोग जानते हैं कि शीत युद्ध का मतलब होता है कोल्ड वार, जिसमें केवल वाक युद्ध होता है, कोई फिजिकली वार नहीं होता है, अटैक कोई करता नहीं है, केवल एक दूसरे राष्ट्र के खिलाफ बयानबाजी होती है। ये काफी तनावपूर्ण भी ये था। इसी परिप्रेक्ष्य में 1949 में नाटो का गठन हुआ अमेरिका के नेतृत्व में। नाटो मतलब नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, और इसके अगेंस्ट रशिया के नेतृत्व में वार्सा का गठन हुआ 1955 में। हालांकि सोवियत रूस के पतन के बाद 1991 में समाप्त हो गया था। अब ध्यान रखना है, जब सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद पूरा संसार बाईपोलर था। बाईपोलर का मतलब था दो पोल, मतलब पूरे संसार में दो पोल हैं। एक तरफ अमेरिका और पश्चिमी यूरोप, दूसरी तरफ रशिया और पूर्वी यूरोप के सारे कंट्री, ठीक है, दो पोल था। लेकिन जैसे ही 1991 में रशिया का मतलब सोवियत रूस का विघटन हुआ और 15 राज्यों में बंटवारा उसका हो गया, एक पोल समाप्त हो गया। पूरा संसार अब यूनिपोलर हो गया, सिंगल पोलर वर्ल्ड, यूनिपोलर वर्ल्ड, ठीक है। इससे क्या हुआ कि धीरे धीरे ये अमेरिका का वर्चस्व पूरे वर्ल्ड में बढ़ता चला गया। इसी में से कुछ एग्जाम्पल हमने यहाँ पर दिया है। जैसे 1999 में नाटो का पूर्वी यूरोप में विस्तार करना प्रारंभ हो गया। आप लोग मैप में देखेंगे, नक्शा में देखेंगे कि धीरे धीरे नाटो पूर्वी यूरोप के देशों को भी अपने साथ करना प्रारंभ किया। ये रशिया के लिए ग्लोबल थ्रेट था, क्योंकि रशिया के अगेंस्ट बनाया गया था नाटो। यूएसएसआर को रोकने के लिए, रशिया को रोकने के लिए ही बनाया गया था नाटो। और अभी वार्सा का विघटन हो गया, परंतु नाटो तो था। तो नाटो का जो पूर्वी यूरोप में विस्तार हो रहा था, इससे जो शांति व्यवस्था थी, वैश्विक शांति, वो असंतुलित होनी प्रारंभ हो गई और वैश्विक शांति को खतरा महसूस होना शुरू हो गया। इसी परिप्रेक्ष्य में कुछ एग्जाम्पल, जैसे 1999 में बेलग्रेड में बमबारी करवाई गई, 2001 में अफगानिस्तान में हमले हुए हैं, लोग जानते हो। अभी कुछ दिन पहले अफगानिस्तान सेनाएं वापस गई थी। 2003 में इराक में हमले हुए। तो इस प्रकार से नाटो का प्रभाव डे टू डे पूर्वी क्षेत्र में बढ़ता गया और धीरे धीरे नाटो रशिया को घेरने का प्रयास करना शुरू किया। इसी प्रकार एक और कारण है, कुछ क्षेत्र में सत्ता का परिवर्तन करवाया गया। सत्ता का परिवर्तन में क्या था कि उस प्रकार की सत्ता की स्थापना हुई जो पश्चिमी समर्थक था, अमेरिका का समर्थक था, न कि रशिया का समर्थक। जैसे जॉर्जिया में 2003 में पश्चिमी समर्थक सरकार बनी, जॉर्जिया को नक्शे में देखना है। 2004 में यूक्रेन में भी इसी प्रकार से नई सरकार बनाई गई जो पश्चिमी देशों के समर्थक में था। इसे 2005 में विक्टर यानुकोविच यहाँ पर आए, प्रधानमंत्री बनकर आए थे। हालांकि 2004 में जब सत्ता परिवर्तन हुआ तो विक्टर यानुकोविच यहाँ पर आए, लेकिन उनको हटा दिया गया बीच में, क्योंकि उनके बारे में कहा गया था कि रशिया के प्रति सॉफ्ट कॉर्नर है, पश्चिमी समर्थक नहीं है, इसलिए इनको सत्ता से हटा दिया गया। लेकिन फिर भी अगले बार 2010 में जब चुनाव हुआ, उसमें विक्टर यानुकोविच यूक्रेन में राष्ट्रपति बनकर आए, ठीक है। लेकिन अमेरिका के नेतृत्व को यह पसंद नहीं था, क्योंकि ये क्या थे, इनका झुकाव रूस की तरफ था। जैसा अमेरिका कह रहा था, जिस प्रकार से अमेरिका बातें करता था, उसके समर्थन में नहीं थे। इसीलिए इनको 2014 में हटा दिया गया, फिर से हटाया गया, ठीक है। इसी प्रकार 2019 में यहाँ पर हिंसक विरोध भी होता है यूक्रेन में, बहुत सारी समस्याएं आती हैं। मतलब धीरे धीरे नाटो पूर्वी की ओर प्रवेश करता जा रहा था। आप नक्शा में देखेंगे, ब्लैक सी के ऊपर में यूक्रेन है और यूक्रेन के दाहिने देखेंगे इधर तो रशिया। तो यूक्रेन में जब धीरे धीरे नाटो का प्रवेश होना प्रारंभ हुआ, रशिया के लिए खतरे की घंटी बज रही थी। रशिया को लग रहा था कि हमारा अस्तित्व को खतरा है, इसीलिए उसने बहुत सारा कुछ निर्णय लिया। इसमें व्लादिमीर पुतिन की भूमिका काफ़ी इम्पोर्टेंट है। व्लादिमीर पुतिन जो अभी रूस के राष्ट्रपति हैं, इसके पहले बोरिस येल्त्सिन जब हुआ करते थे, उनकी नीति अलग थी, उनका अपना था, थोड़ा बैलेंस चलते थे। लेकिन व्लादिमीर पुतिन ने वेस्टर्न प्रेशर को
मुकाबला करने के लिए, इसको देखने के लिए यूरेशिया में एक जुड़ाव का कनेक्टिंग प्रोसेस शुरू किया। कनेक्टिंग प्रोसेस में हमारा एक है EU, ठीक है, यूरोपियन इकोनॉमिक यूनियन 2015 में गठित किया गया। कोई फर्स्ट आप लिख लेंगे, ठीक है, यूरोपियन इकोनॉमिक यूनियन। और 2002 में पहले हुआ था कलेक्टिव सिक्योरिटी ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। कलेक्टिव सिक्योरिटी ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना हुई थी। इसके माध्यम से वेस्टर्न प्रेशर को, ठीक है, झेलने में सक्षम बनाने के लिए रसिया ने क्या किया, इस तरह के यूनियन का अपना गठन किया, ठीक है। अब वो चाहता था रसिया कि भाई इस पार्ट में, चूंकि रसिया के बाद सबसे डेवलप्ड कंट्री अगर कोई है वहाँ आसपास में तो यूक्रेन है, मिनरल्स हैं, इंडस्ट्रीज हैं, काफ़ी बेहतर है, काफ़ी डेवलप्ड है। तो रसिया चाहता था कि यूक्रेन भी इन सब संगठनों का हिस्सा बने, ठीक है ना। मतलब रसिया की इच्छा थी कि यूक्रेन हमारे तरफ रहे। हमारे तरफ रहने का मतलब कि वो वेस्टर्न कंट्री की तरफ, अमेरिका की तरफ का झुकाव नहीं हो, ताकि नाटो की पहुंच रूसी सीमा तक नहीं हो। क्लियर है? वो नहीं चाहता था ऐसा। लेकिन इसी बीच में तुम देखोगे क्या कि नाटो धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है, यूक्रेन का भी झुकाव होता जा रहा है। यूक्रेन के जो पश्चिमी हिस्से में अधिकांश जनजाति जो थी वो पश्चिमी देशों के समर्थन जो जातियाँ थी वो थी। तो इसी में ये जो संकट की स्थिति जब आती है, एक और हम इंफॉर्मेशन है कि म्यूनिख सुरक्षा सम्मेलन में पुतिन ने अमेरिका के वर्चस्ववादी नीति की आलोचना किया था 2007 में। फिर भी नाटो ने क्या किया, जॉर्जिया को अपने फेवर में लेने की कोशिश किया। तो जॉर्जिया 25 वर्ष तक सरकार वहाँ बनाई गई थी। तो नाटो के खिलाफ बहुत सारे तथ्य उजागर हो रहे थे। रसिया को लग रहा था कि नाटो दबाव बनाता जा रहा है इधर, तो उसने आलोचना भी शुरू किया। फिर भी नाटो ने जॉर्जिया के, ठीक है, इस समूह में आने के लिए उसने निमंत्रण दे दिया, आने को प्रोत्साहन दिया। इसी प्रकार 2008 में वहाँ पर रेफरेंडम करवाया गया, जनमत संग्रह करवाया गया। इसी प्रकार का जनमत संग्रह की बात 2014 में यूक्रेन में भी हुई थी। हम लोग यूक्रेन को समझना है, यूक्रेन में भी हुई थी। और यूक्रेन क्या किया कि जैसे हमने बताया कि यूक्रेन डे टू डे वेस्टर्न वर्ल्ड की ओर झुक रहा था, तो फरवरी 2019 में यूक्रेन में संविधान में एक बदलाव लाया गया और बदलाव लाकर उसने नाटो और यूरोपीय यूनियन में शामिल होने की घोषणा कर दिया। जैसे ही घोषणा हुआ, रशिया के लिए खतरे की बात आ गई कि अब तो नाटो वहाँ पहुँच जाएगा, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। और 2020 में यूक्रेन ने क्या किया, नाटो के कार्यक्रम में शामिल भी हो गया। मतलब सीधा समझना है कि यूक्रेन डे टू डे रसिया से दूर और अमेरिका के नज़दीक होता जा रहा था। इससे रसिया के सामने सामरिक संकट था, स्ट्रैटेजिक, ठीक है, क्राइसिस सामने आ गया था। नाटो की पहुंच वहाँ हो रही थी, आने वाले दिनों में काफ़ी समस्याएं हो सकती थी। इसीलिए अल्टीमेटली रूस की सरकार को निर्णय लेना पड़ा कि हमें इसको दबाव में डालना होगा, किसको, यूक्रेन को, और वहाँ के राष्ट्रपति को इस बात के लिए, ठीक है, राजी करना होगा कि भाई हम तटस्थ रहेंगे। अगर आपको रसिया के फेवर में नहीं रहना है तो वेस्टर्न वर्ल्ड के फेवर में भी नहीं रहिए, तो इससे भाई रसिया को दिक्कत है। यहाँ पर जो हमने स्ट्रेटजी की बात किया था, ये दो लक्ष्य को लेकर, दो प्रकार के लक्ष्य को लेकर पुतिन ने इस कार्य को, है ना, अंजाम दिया, स्टार्ट किया। पहला है डीमिलिटराइजेशन, मतलब असैनिकीकरण, असैन्यकरण, मतलब यूक्रेन का असैन्यकरण। ये पहले वर्ल्ड वार में भी चलता रहा है इस तरह की स्ट्रेटजी, ताकि मिलिट्री वो यहाँ जब नहीं रहेगा, कम रहेगा, उसकी इतनी सेना कम रहेगी, उसके बंकर वाले ध्वस्त कर दिए जाएंगे, ताकत उसका कम हो जाएगा। जब ताकत कम होगा तो कोई विदेशी सरकार, मतलब पश्चिमी देश या अमेरिका, रसिया के खिलाफ बहुत ज़्यादा, है ना, हानिकारक कोई परिणाम नहीं ला सकता, ऐसा कोई एक्टिविटी नहीं कर सकता। दूसरा डीनाजीफाई। डीनाजीफाई का मतलब होता है कि यूक्रेन में कुछ ऐसे समूह थे राष्ट्रवादियों का, कि यूक्रेनी सेना का, जो वहाँ के लोगों को उत्पीड़ित कर रहे थे, खासकर जो रशियन समुदाय के लोग थे, उन लोगों का उत्पीड़न कर रहे थे। इसको रशिया ने नौ नाजी की संज्ञा दिया था, नियो नाजी। नाजिज्म में ऐसे जर्मनी का कॉन्सेप्ट है, तो जानते हो हिटलर के बारे में, ठीक है ना। वो भी एक राष्ट्रवाद से प्रभावित है, वो एक्सट्रीम राष्ट्रवाद होता है, ठीक है ना। यहाँ पर क्या होता है, उग्र राष्ट्रवाद, एक्सट्रीमिज्म वहाँ पर रहेगा, इससे लोगों की समस्याएं होती है, शांति भंग होता है। ये दो पॉइंट था, डीमिलिटराइजेशन एंड डीनाजीफाई, ये दिमाग में रखना है, ठीक है। इसके अलावा रसिया एक चीज और चाह रहा था कि भाई हमें
नाटो के खिलाफ एक बफर जोन बनाने की आवश्यकता है। बफर जोन का मतलब होता है मिडिल सेक्टर, कि बाहर कोई अटैक करेगा तो बफर जोन में ही युद्ध होगा, बफर जोन की समस्या नहीं होगी, रशिया को इससे बचाव होगा। और यह बफर जोन की इच्छा थी भूमि पर भी, तो लैंड पार्ट पर भी इसको बनाना था, और वाटर बॉडी में भी, समुद्र में भी, खासकर काला सागर वाले एरिया को वो चाह रहा था कि बफर जोन रूप में विकसित हो, ताकि रूस का बचाव हो सके नाटो के आक्रमण से। इसी लक्ष्य को लेकर, इसी रणनीति के तहत रूस ने यूक्रेन पर हमला करने का प्रारंभ किया। अब क्या कहना है कि बहुत सारी स्थिति ठीक हो रही है, शांति हो रही है, लेकिन आप लोगों को समझना है यूक्रेन का जो इश्यू, इसमें रूस का क्या क्या स्ट्रेटजी था, ये जहाँ तक समझ में आपको दिक्कत है तो इस तरीके का समझना है, इस बात को एक पॉइंट को समझना है, एक स्टेट को एक देखना है पीछे से, तब जाकर वर्तमान में जो घटनाएं घटित हुई हैं उसको समझ में आएगा। फिर वे फॉरवर्ड क्या होगा, आगे क्या होगा, इस चीज़ को भी हम लोग आगे फिर देखेंगे।